नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एकेडमी में। दोस्तों, आपको पता है कि हाल ही में 25 जून को परसों एग्जाम हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स का। तो आपको पता है कि हमारा जो करंट अफेयर्स है वो डेली करंट अफेयर्स आपको मिलता है। तो आपके मन में ये इच्छा होती होगी कि भाई एक बार देखें तो कितना क्वेश्चन मैच हुआ है, सर जो पढ़ा रहे हैं या जो भी मटेरियल दे रहे हैं उसमें से कुछ मैच होता भी है या नहीं। ठीक है, तो उसी का प्रूफ मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ना सिर्फ इसमें मैं प्रूफ दिखाऊंगा बल्कि आपको इसमें बहुत सारे जो है चीजें मैं आपको ऐसे ऐसी बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको आपके साथ एक तरह का स्कैम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कितना क्वेश्चन जो है हमारे करंट अफेयर से मैच हुआ है। ठीक है, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आपको पता है कि पिछले साल जो एग्जाम है आपका वो 16 जून को हुआ था। तो 16 जून को जब एग्जाम हुआ तो उसके बाद से मैंने भी सोचा कि जो भी है इस तरह जिस तरह से इस बार मैं प्रूफ वीडियो बना रहा हूं, मैंने सोचा कि पिछली बार भी इसको बनाऊं। लेकिन मैं प्रूफ वीडियो बनाने के चक्कर में जब मैं गया तो मेरे पास सर्चिंग का कोई मटेरियल मैंने एक जगह रखा ही नहीं था कि मैं सर्च कर पाऊं। और अगर मैं सर्च नहीं कर पाऊंगा तो मुझे प्रूफ दिखाना बहुत ही मुश्किल हो गया था पिछले साल के लिए। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या हुआ, 16 को एग्जाम हुआ और मैंने ये ठान लिया कि 18 को मैं अपना जो है ये एक चैनल बनाऊंगा अलग से, जहां पे मैं जो भी मटेरियल पढ़ा रहा हूं उसका जो है फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, उसका टेक्स्ट वर्जन। ठीक है, टेक्स्ट वर्जन जो आप लोग चैट वगैरह में लिखते हैं, ग्रुप में लिखते हैं, टेक्स्ट वर्जन में फायदा क्या होता है कि आप आसानी से जो भी मटेरियल है उसको सर्च कर पाएंगे कि कब हमने क्या पढ़ा था, और जो भी है आप ऑनलाइन भी उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये सारा कुछ मैंने एक चैनल बनाया। तो जून 18 के बाद से जो भी करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाए हैं या जो भी करंट अफेयर्स मैंने दिए हैं उनका जो पीडीएफ का जो है वो ऑनलाइन टेक्स्ट वर्जन यहाँ पर पब्लिश है। ठीक है, यहाँ पर ये करंट अफेयर्स ऑनलाइन सर्च वर्जन यहाँ पर लिखेंगे तो ये वाला चैनल जो है आपका खुल जाएगा। कहाँ गया, ये वाला चैनल है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर करंट अफेयर्स ऑनलाइन सर्च वाला। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो भी मटेरियल पढ़ते हैं उसका जो है यहाँ पर आपको ऑनलाइन वर्जन यहाँ पर मिल जाता है, जिसके वजह से आप जो भी सर्च करना चाहें वो सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बस ये बताना चाह रहा था कि जो भी मैं मटेरियल सर्च करूंगा वो जून 2024 के बाद का होगा, 18 जून के बाद का मटेरियल होगा। उसके पहले अगर कुछ मैच करता है तो उसका मैं प्रूफ तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ये बता दूंगा कि हाँ हमने पढ़ रखा है या नहीं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये डांसिंग गर्ल के बारे में। ये 2023 में इसका जो है डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, और ये इमेज भी मैंने 2023 में इसको लगाकर दिखा रखा था। और यहाँ पर जो न्यूज की हेडिंग थी उसमें मैंने ये मेंशन कर रखा था कि हमें जो ये मूर्ति मिली है डांसिंग गर्ल की, ये आपकी जो है ये कांस्य की बनी हुई है। ये न्यूज की हेडिंग ही थी। ठीक है, तो सिर्फ जिसने न्यूज की हेडिंग अगर पढ़ी होगी तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएगा। और ये आपको पता है कि अगर सिर्फ किसी ने इसका अगर स्कल्पचर आंख से देखा भी होगा तो इतना तो पता है कि गोल्ड होगा नहीं और क्ले होगा भी नहीं, और ये पता नहीं क्या मटेरियल है, इसके बारे में अगर आप सर्च करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी ब्रोंज जो है अगर आपने पढ़ रखा है तो करेक्ट आंसर आप इसको मार सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये भी 2023 और 24 के करीब में बहुत ज्यादा न्यूज में था, लेकिन ये जो है 2024 का जो ये वाला जून के पहले न्यूज में था, जिसके वजह से इसको मैं नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है, पेरियार रिलेटेड जो क्वेश्चन है 2024 का जो महीना है उसके पहले जून के पहले पढ़ा है, इसलिए मैं इसको नहीं दिखा पा रहा हूँ। सिर्फ यही 2 क्वेश्चन थे जिसका मैं प्रूफ अपनी वीडियो में नहीं दिखा पाया। ठीक है, लेकिन ये इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर देखेंगे तो ये रिच रिसोर्सेस कहाँ पर क्या स्थित है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर चलिए अब मैं सर्च करना स्टार्ट करता हूँ कि बोट्सवाना में देखते हैं डायमंड के बारे में यहाँ पर हमने कुछ पढ़ रखा है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बोट्सवाना, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बोट्सवाना सर्च करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर सबसे नीचे वाला आर्टिकल, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगस्त 2024। ठीक है, तो बोट्सवाना डिस्कवर द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड। सिर्फ आपने यही सिर्फ न्यूज की हेडिंग पढ़ी होती तो ये वाला जो ऑप्शन था इसको आप लोग आसानी से बता सकते थे कि हाँ ये सही है, रिच रिसोर्स। चील के बारे में आप लोग को पता है कि हम लोग लिथियम ट्रायंगल कितनी बार पता नहीं पढ़ चुके होंगे। लिथियम ट्रायंगल अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा। ट्रायंगल अगर मैं सिर्फ सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखिए फर्स्ट पे ही आ गया चील वाला, यहाँ पर लिथियम ट्रायंगल के नाम से। अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए लिथियम ट्रायंगल, पार्ट ऑफ द लिथियम ट्रायंगल।
यहाँ पर ये चील को बोला गया है। अर्जेंटीना और बोल्विया दूसरे वाले हैं। तो ये हो गया। इंडोनेशिया का जो निकल वाला है ये पार्ट बहुत ही स्पेसिफिक पूछा गया है, इसके बारे में अलग से हमने कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन आप लोगों को ये वाला मैंने पढ़ा रखा था कि चाइनीज कंपनी हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन ऑस्ट्रेलिया, चील, इंडोनेशिया, ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल मिनरल्स आपको पता है कि इंडोनेशिया में, तो ये निकल वाला जो है ये भी आपका क्रिटिकल मिनरल्स माना जाता है, तो जिसके वजह से लगभग ये तीसरा वाला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही होगा। अदरवाइज आप लोग ये 50-50 एलिमिनेशन टेक्निक पर पहुंचेंगे। हालांकि मैंने ये जो मेंस वाला आर्टिकल जिसने किया होगा उसने ये आपको पता है कि आराम से वो तीसरा ही मारेगा, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो वो तो तीसरा मारेगा, अगर सिर्फ प्रीलिम्स रिलेटेड पढ़ा है तो वो 50-50 तक पहुंच जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में INSTC के बारे में पूछा गया है। INSTC के बारे में मैंने बहुत बार से कवर कर रखा है इसको, और यहाँ पर मुझे अच्छे से याद है कि ये वाला फोटो भी मैंने कहीं ना कहीं इसको दिया है। हालांकि इसमें मैं फोटो सर्च नहीं कर सकता, फोटो यहाँ पर लगेगा ही नहीं तो सर्च कहाँ से होगा, इसलिए मैं इसको नहीं दिखा पा रहा हूँ। अदरवाइज इस फोटो को मैंने कई बार लगा रखा है। और आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आंसर है इसका यूरोप थ्रो अजरबैजान होते हुए, यहाँ पर ये जो रेड वाली है यही है INSTC रूट। बाकी जो ये ट्रेडिशनल रूट है हम लोग कैसे पहुंचते हैं ये जहाज के रास्ते, शिपिंग के रास्ते, ये वाला है दिखा रहा है, और इसके चलते हम लोग बहुत ही जल्दी हम लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसको हमने बहुत बार कवर कर रखा है, तो इस वजह से इसका डी ऑप्शन सही होगा। और ये भी एक आसान क्वेश्चन था, सिर्फ जिसके मन में ये INSTC कॉरिडोर क्या है ये समझ गया होता तो वो आसानी से कर लिया होता। फर्स्ट ऑप्शन इसका इसलिए सही नहीं होगा कि यहाँ पर देखिए सेंट्रल एशिया लिख रखा है। हालांकि हम लोग सेंट्रल एशिया आपको देखेंगे तो ये वाला पार्ट है, सेंट्रल एशिया होते हुए नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर अजरबैजान, यहाँ पर सारे जो कंट्रीज हैं वो सब उसमें आते हैं। यहाँ पर कहीं है सेंट्रल एशिया के जो कंट्री हैं वो सारे से होके हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ अजरबैजान को टच करते हुए निकल रहे हैं, इसलिए जो है ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये जो मैं सब कुछ बता रहा हूँ ये सेट डी से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सेट डी का मैं यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया है कि जो इथेनॉल प्रोडक्शन में है वो जो यूएस से भी ज्यादा जो है वो आपका ब्राजील प्रोड्यूस करता है। तो ये आप लोग लॉजिक लगाएंगे तो आपको भी पता है कि ये वाला जो इथेनॉल प्रोडक्शन है ये एक रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब ये CO2 प्रोडक्शन जो है उसको खत्म करने वाली चीज है। और ये जो ब्राजील है ये उससे ज्यादा, अमेरिका सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आपको पता है कि अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल प्रोडक्शन में सबसे आगे है, ठीक है, वर्ल्ड में सबसे आगे है। और उससे भी ज्यादा ये ब्राजील प्रोड्यूस करने लगे तो फिर ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग इसको निगलेक्ट कर सकते थे, हालांकि मैं इसको गिनूंगा नहीं अपने क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन इसको आप लोग सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा इथेनॉल प्रोड्यूसर है, क्या अगर ये ब्राजील होता तो ब्राजील के बारे में हम लोग बहुत ही चीजें पढ़ते। हालांकि ब्राजील जो है इथेनॉल प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है। भी पता है कि अगर ब्राजील में जो है फीड स्टॉक के तौर पे अगर गन्ने का उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है, ये आपको पता है कि ब्राजील में गन्ना उत्पादन बहुत ही अधिक होता है, तो इसलिए ब्राजील का जो है ये वाला आपको सही हो जाएगा। अमेरिकन कॉर्न का नाम आपने सुना होगा, अमेरिका में कॉर्न जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए दूसरा क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत होगा और दूसरा सही होगा, ठीक है, इसको मैं गिनूंगा नहीं अपने वाले में। तो इस तरह से ये वाला इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगर सिर्फ आपने फर्स्ट क्वेश्चन को ही सही कर लिया तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे कि भाई ये वाला जो है ये क्या है, सही है या गलत है। पहला, अगर आपने पहला गलत कर दिया तो आपके पास डी ही ऑप्शन बचेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग देखेंगे, यहाँ पर IBRD के बारे में पूछा गया है। तो IBRD में ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सही है, ठीक है। दूसरा वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो IBRD है वो अकेले काम नहीं करता है, ये वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जब IBRD आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो हमने पढ़ा रखा है। और ये जो है ये कंसिस्ट ऑफ, ये जो वर्ल्ड बैंक है ये 5 तरह के ये जो बॉडीज हैं इनको मिला करके ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है बनता है। तो इसमें IBRD जो है एक उसकी संस्था है, तो ये अकेले कार्य नहीं करता है, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक का ही एक हिस्सा है। तो इस वजह से ये दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसलिए जैसे ही दूसरा ऑप्शन गलत होगा तो सी वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका सही हो जाएगा,
ठीक है, 17 नंबर हो गया। उसके बाद से 18 नंबर, इसको मैंने 0 रेटिंग इसलिए दिया है क्योंकि इसमें देखिए ये हार्ड क्वेश्चन एक तरह से है और इसका हम लोग पूरा आंसर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 50-50 तक पहुंच सकते हैं आराम से। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आप लोग कितना भी पढ़ेंगे तो कौन कौन से कंट्रीज में यूपीआई अलाउ हुआ है या नहीं हुआ है उसकी बात तो अलग है। अगर यहाँ पर इसने ऑप्शन में ये स्टेटमेंट ही दे रखे होते तो थोड़ा आसान होता सॉल्व करना कि चलिए जिसमें अमेरिका, ये यूएई और ये सिंगापुर दोनों होंगे उसको हम लोग मार्क कर लेंगे या फिर 50-50 तक तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया है, यहाँ पर देखिए आपको केवल कितने ऑप्शन पूछ रहा है, तो कितने जैसे ही पूछना स्टार्ट किया तो आप लोग 2 जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है कि सिंगापुर और अमीरात वाला सही है तो भी आप लोग सिर्फ 2 तो सभी में है तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। या जब भी यूपीआई लॉन्च होगा उस स्टेट में तो आपको वो तो पता होना चाहिए, बाकी और कितने में है ये भी पता होना चाहिए, तब जाके इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफी टफ इसको मैं मानता हूं। और इस तरह से आप लोग अगर ग्रुपिंग याद करने लगे तो कम से कम 150-200 ग्रुपिंग हो जाएगा, और तो इतना कॉम्प्लेक्स आप नहीं याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग छोड़िए। ठीक है, इसलिए नहीं कि यूपीआई से रिलेटेड है, इसलिए यूपीआई से रिलेटेड अगर कोई आता है कंट्रीज में न्यूज तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कितने हैं ये जब पूछ रहा है, कितने के चलते ये क्वेश्चन जो है हार्ड हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना ही सही है। ठीक है, आप आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है पीएम सूर्या मुफ्त बिजली घर योजना। ठीक है, इसको 3 ऑप्शन दिए गए हैं और तीनों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तीनों ऑप्शन को हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सर्च करूंगा पीएम सूर्या, आप लोग देखिए 1 करोड़ जॉब वाला है यहां पर दिया है। ठीक है, पीएम सूर्या यहां पर देखिए 4 बार हमने कवर कर रखा है, और यहां पर मैं सर्च करूंगा तो देखिए इसी में कहीं आपको मिल जाएगा 1 करोड़ घर को जो है हम लोग, देखो यहां पर मैंने ये बना के दिखा रखा है कि 1 करोड़ जो है यहां पर पहला वाला तो वैसे ही सही हो गया कि हमारा ये जो है 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद से नवीन, ये तो रिन्यूएबल एनर्जी वाले में ही आएगा, सोलर से रिलेटेड है तो ये भी हो गया। बाकी लक्ष्य क्या है, इतने 300 सिखा करके कौशल उन्नयन के 3 लाख जो है ये रोजगार पैदा करेंगे। ये 3 लाख नहीं, ये 3 लाख से बहुत ज्यादा है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये दूसरा वाला अगर आप जाएंगे यहाँ पर इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी बूम वाले में, तो यहाँ पर मैंने अच्छे से कवर कर रखा है कि कौन कौन से स्कीम में कितने सारे जो जॉब क्रिएशन है वो हो रहे हैं। तो इसमें अगर आप आएंगे तो यहाँ पर पीएम कुसुम का भी मैंने बता रखा है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। ठीक है, यहाँ पर सूर्या ये वाला देखिए पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, यहाँ पर मैंने अच्छे से बता रखा है कि 17 लाख डायरेक्ट जॉब्स बनेंगे। तो यहाँ पर तो पूछ रहा है कि 3 लाख से ज्यादा, तो वो तो अपने आप ही सही हो गया ना। तो इसलिए ये जो है इसका 1, 2 और 3 सब सही है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये नेशनल रेल प्लान हो गया, कवच के बारे में 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अगर तो यहाँ पर मैं कवच वाले को आराम से मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कवच, ठीक है, तो कवच अगर मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि हाँ ये फर्स्ट वाला ही आप लोग देखिए, तो यहाँ पर कहीं भी जर्मनी का जिक्र नहीं है, ये हमने अपने से खुद से बनाया है। कुछ हमारे यहाँ की ही कंपनियां, यहाँ पर देखिए कवच वाज डेवलप्ड, ये वाला ऑप्शन पढ़िए, कवच वाज डेवलप्ड बाय द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो अपने वहाँ की ही है अंडर द इंडियन रेलवे। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी जर्मनी का नाम नहीं है, तो जर्मनी का नाम नहीं है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जर्मनी के जो है वो इसने मिल के हम लोगों ने इसको डेवलप किया है। तो इस वजह से जो है ऑप्शन 2 गलत हो गया, और जैसे ही ऑप्शन 2 गलत होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसके अलावा जो आप लोग ये RFID वाला देखेंगे तो ये तो सही है, और क्यों सही है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने इतनी बार इसको ये वाला फोटो बना के दिखा रखा है। यहाँ पर नीचे लिखा है RFID रीडर। ठीक है, ये सीधा GPS से कनेक्ट होता है, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। ठीक है, तो तीसरा वाला तो वैसे भी सही है। बाकी दूसरा वाला आपको याद हो गया कि जर्मनी के साथ हमने कोलैबोरेशन करके नहीं बनाया है, तो इसलिए ये जो है तीसरा वाला, ये दूसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, जिसके वजह से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है,
अब चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा जो ये करंट अफेयर्स है, यहाँ पर सिर्फ प्रीलिम्स का मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ, पिछले साल का जो मेंस का प्रूफ है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन GS2 और GS3 तीनों में दोनों में जो है मैच हुए हैं। दूसरी चीज ये कि हमारा जो करंट अफेयर्स है ये ना सिर्फ प्रीलिम्स फोकस्ड होता है, बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स चैनल हैं यूट्यूब पे रन हो रहे हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स फोकस्ड है, जिसके वजह से कंप्लीट तैयारी जो है नहीं हो पाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रीलिम्स वाला ही सेक्शन दिखा करके, क्योंकि ज्यादा बच्चे उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी को फोकस में रखते हुए अपना धंधा चला रहे हैं। प्रीलिम्स में मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन मैच करवा पाऊं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी GS, SA और एथिक्स के रिलेटेड जो भी आर्टिकल है उनको भी यहाँ पर कवर किया जाता है। अगर आपको इस करंट अफेयर्स का जो भी हम लोग डेली वाला कवर करते हैं वो तो आपको फ्री में मिलता है, लेकिन आप उसका कंपाइलेशन अलग अलग, प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग अगर पाना चाहते हैं तो आप लोग ये हमारा जो है इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको हर PDF, डेली PDF में फर्स्ट पेज पर भी यही वाला जो है इसी फॉर्म में आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप लोग सिर्फ 499 में, ठीक है, 500 लगभग है, इसको लेकर के आप लोग 1 साल तक टोटल 24 करंट अफेयर्स PDF, ठीक है, 12 तो हो गए आपके प्रीलिम्स के और 12 मेंस के अलग अलग आपको मिल जाएंगे। और सारा का सारा जो मटेरियल होगा वो 100 से 12 का पेज में जो है मंथली मैगजीन का वो हमारा होता है। ठीक है, तो आप अगर डेली के 3 से 4 पेज भी पढ़ेंगे तो भी आपका निकलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरों की तरह से हमारा करंट अफेयर्स नहीं है जो 15 से 20 पेज देते हैं रोज। ठीक है, ना तो उसको आप प्रिंट करा सकते, ना ही वो अपना मैगजीन के तौर पे निकालते हैं, तो जिसके वजह से वो आपके लिए अच्छा तो लगेगा लेकिन वो आपके लिए सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, जो अंत तक काम में आ पाए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए कि क्या सही है क्या गलत। इसमें सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि कितने क्वेश्चन मैच हो गए प्रीलिम्स के। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वरना आप इसी लूप में फंसे रह जाओगे, प्रीलिम्स की क्वालिफाई होता रहेगा, मेंस में जाके आप लटक जाओगे हर बार। ठीक है, तो चेंज करिए अपना जो भी रूटीन है, जो भी टीचर है उससे पूछिए कि क्या क्या आपके स्ट्रेटजी क्या है, वो सब कुछ जान करके ही किसी का भी करंट अफेयर्स ज्वाइन करिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अभी ये 3 दिया हुआ है, माइक्रोग्रेविटी पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पे माइक्रोग्रेविटी का यूज हुआ है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर चलता हूँ, आपको माइक्रोग्रेविटी सिर्फ मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, अपने चैनल में यहाँ पर सिर्फ मैं अगर माइक्रोग्रेविटी सर्च करूंगा तो यहाँ पर देखो ऑक्सियम मिशन इसमें है। ठीक है, ऑक्सियम 4 यहाँ पे आ गया। इसके अलावा गगनयान मिशन यहाँ देखो तीसरे नंबर पे, यहाँ पर गगनयान वाला भी आ गया। स्पेडेक्स भी है, स्पेडेक्स भी अगर मैं यहाँ पर सर्च करूंगा तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ मैंने यहाँ पर स्पेडेक्स में अगर मैं सर्च करूंगा तो स्पेडेक्स से रिलेटेड इतने सारे आपके आर्टिकल हैं, इनमें किसी भी आप में जाओगे तो माइक्रोग्रेविटी का प्रूफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका भी जो है 23वें का C सही है। और एक मैं आपको बहुत ही राज की बात बताता हूँ। राज की बात क्या, ये एक लगभग फैक्ट है कि जो भी आप साइंस एंड टेक के क्वेश्चन पाएंगे ना, उनमें ज्यादातर में या तो आपका चारों सही होगा या फिर सिर्फ 1 या 2 सही होगा। ठीक है, इस टाइप का मैंने बहुत सारा एनालिसिस देख रखा है और मैं ये बता रहा हूँ कि ये चारों सही दे देते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोग ऊपर भी देखेंगे, नीचे भी आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऑल करेक्ट वाले हैं वही ज्यादा सही ऑप्शन होते हैं। ठीक है, माइक्रोग्रेविटी के बारे में यहाँ पर, क्योंकि आप लोग देखिए कि जो भी क्वेश्चन बना रहा है उसको इतना साइंस एंड टेक के बारे में पता नहीं होता है, तो वो उसको छेड़ता ही नहीं है। वो सोचता है कि अगर मैंने इसको छेड़ के कोई दूसरा साइंस इसमें लगाया और क्या पता वो सही हो गया या वो कंट्रोवर्शियल हो गया, तो जिसके कारण से क्या होता है कि वो ज्यादा छेड़ता नहीं है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, उसको साइंस में रुचि तो होती है, लेकिन साइंस में रुचि है लेकिन वो इतना साइंस नहीं जानता है कि वो उसको चेंज करके एकदम कंफर्म हो पाए कि भाई हाँ जो मैंने ऑप्शन बताया है ये एकदम सही आंसर है या फिर इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि ऑप्शन ही सही ना आए। इस वजह से वो ज़्यादा छेड़ता नहीं है और ज़्यादातर ऑप्शन में चारों ऑप्शन या ये कहिए कि ऑल करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का मैंने आपको दिखा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 25 और 26 2 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि आर्टिफिशियल रेन जो होता है, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ, किसका यूज करके यहाँ पर बनाया जाता है ये रेनफॉल जो है, आर्टिफिशियल रेनफॉल वो करवाया जाता है। तो आपको यहाँ पर आसानी से दिख पाएगा, हमने
हालांकि यहाँ पर मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि आपको पता है कि मैंने ये जून से यहाँ पर स्टार्ट करना किया है, लेकिन मैंने पुराने पीडीएफ में इसको खोज निकाला कि क्लाउड सीडिंग यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का मैंने जिक्र किया है। ठीक है, कि सिल्वर आयोडाइड हो गया या आयोडाइड के जो भी फॉर्म्स हैं उनका यूज करके जो है ये है क्लाउड सीडिंग करके ये वर्षा करवाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आयोडाइड वाला सिर्फ एक ही है ऑप्शन। ठीक है, 25 का ए में आप लोग देखेंगे, बाकी सब में एक नाइट्रेट डाल दिया है, जबकि हमने नाइट्रेट के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, जिसके वजह से क्या होगा कि ए वाला ये ही सही होगा। ठीक है, 25 का ए सही होगा। हालांकि मैं इसको नंबरिंग नहीं दूंगा, मैंने देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन लगा रखे हैं और दोनों क्वेश्चन का मैंने सिर्फ एक ही नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 10। हालांकि 26 नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। पार्डनिंग पावर के बारे में पूछ रहा है। पार्डनिंग पावर के लिए मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सर्च करूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। क्यों गलत है कि हाल ही में आपको पता है कि ये जो पार्डनिंग पावर है, यहाँ पर देखिए मैंने 3 स्टार भी दे रखा है। 3 स्टार का मतलब आपको पता ही है, जब मैं देता हूँ किसको देता हूँ, जब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई आर्टिकल होता है तो उसके लिए मैं 3 स्टार देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे पार्डनिंग पावर के बारे में हम लोगों ने बात की। पार्डनिंग पावर में क्वेश्चन नंबर ये जो स्टेटमेंट 2 है जो ये बोलता है कि विदाउट एड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, सिर्फ नहीं है, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, उसके बिना ये नहीं हो सकता है। क्यों, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 26 का जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें जरूरत ही नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग। ठीक है, 3 स्टार मैंने दिखा रखा था। ये वाला जब आप लाइन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका ये सही है। यहाँ पर देखेंगे तो हमने पढ़ा रखा है जुडिशियल रिव्यू का। यहाँ पर देखिए, पार्डनिंग पावर इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू टू इंश्योर इट्स नॉट आर्बिट्रेरी एंड डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है, तो ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है, इसलिए जो ये है 26 का ए वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। पूरा का पूरा मैच कर गया इस वाले आर्टिकल से। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने 3 स्टार दे रखा है। 3 स्टार का मतलब मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल होते हैं उनको मैं 3 स्टार देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये प्रेडिक्शन होता है स्टार रेटिंग का, उसको भी मैं यहाँ पर प्रूफ करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अभी आप लोग यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। हालांकि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें जो है इनके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्यों आया था यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने 3 स्टार पहले से ही दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए 3 स्टार का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 3 स्टार मैं तभी देता हूँ कि जो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को मैं 3 स्टार देता हूँ। तो 3 स्टार दे रखा है, तो ये कोई आसान वो नहीं है कि इसको आपको छोड़ना है, ये छोड़ने वाली आर्टिकल नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग को ये करना था। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है, यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो देयर इज नो मेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हालांकि आप लोग यहाँ पर देखेंगे मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ में पढ़ा रखा है कि 52वां अमेंडमेंट के द्वारा जो है 1985 में यह है 10th शेड्यूल में पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, इसलिए ये दूसरा ऑप्शन जो है ये गलत है। और 28 का पहला ऑप्शन जो है ये कह रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के संबंध में जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है वो फाइनल होगा। हालांकि ये बात गलत है, स्पीकर का डिसीजन जो है फाइनल होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने कवर कर रखा है, कहाँ गया, यहाँ पर देखिए ये वाला जो लाइन मैंने लिख रखा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पर बता रखी है। स्पीकर्स और चेयरमैन ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस डिसाइड्स ऑन डिस्क्वालिफिकेशन केसेस। ठीक है, तो वो डिसाइड करता है, ना कि ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। तो इस वजह से जो है ये दूसरा पहला वाला ऑप्शन भी ये भी गलत हो गया। और जब दोनों गलत हो गए तो हमारा ऑप्शन होगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज लिख रखी है, मेन फोकस ऑफ द न्यूज। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है टाइपिंग करके अपने हाथ से, वही ठीक टू ठीक एकदम डिट्टो यहाँ पर पूछ दिया गया है। ठीक है, यही चीज पूछ दिया गया है। अब आप लोग खुद से समझ सकते हैं कि जो मैं लिख के बनाता हूँ पीडीएफ उसका क्या वैल्यू है। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 10th शेड्यूल बहुत ही बार न्यूज में था, इसलिए ये सारी चीजें पूछी गई हैं।
29 नंबर क्वेश्चन जो है आपका पूछ रहा है मेजर मिनरल और माइनर मिनरल जो होते हैं उनके बारे में ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव द नो पावर फॉर मेकिंग रूल फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इवन दो सच मिनरल्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को ये बोल रहा है कि पावर ही नहीं है, माइनर मिनरल्स के केस में भी इनको पावर नहीं है। हालांकि हमने कितनी बार यहां पर कवर कर रखा है कि कितने सारे न्यूज ऐसे आए हैं जो माइनर मिनरल्स को लेकर के हर स्टेट जो है अपना कंसर्न दिखा रहा है। ठीक है, कि हमारा जो हक है, ठीक है, आपको पता है कि हमारा जो माइनर मिनरल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट उसका कंट्रोल लेके रखती है और जो मेजर मिनरल्स होते हैं उनका कंट्रोल सेंटर के हाथों में होता है। ठीक है, उनकी माइनिंग की या जो भी चीजें कंट्रोल के हैं वो है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट 1 ही गलत हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट 1 में हम क्यों गलत हो गया, यहाँ पर देखिए मैंने इतनी सारी केरला प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑफशोर माइनिंग, ये तो छोड़ो इसको, यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक राजस्थान से रिलेटेड राजस्थान ने अपना ये रूल निकाला है एमसेंट पॉलिसी। ठीक है, बालू का खनन जो होता है उससे रिलेटेड रूल निकाला है। अगर राजस्थान निकाल सकता है तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर। अगर उसके पास पावर ही नहीं होता राजस्थान के पास तो ये रूल कैसे निकालता। ठीक है, इसलिए जो 26 का स्टेटमेंट 1 है वो हो जाएगा गलत। और जैसे ही ये गलत हुआ तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था। हालांकि ये टफ तब होता है जब यहाँ पर ओनली 1 टाइप का ये वाला डालता, लेकिन वो हर क्वेश्चन में नहीं डाला जा सकता है। तो जिस टाइप का जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ, ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने इसको पास किया। इसके बाद से इंडिया में जो क्या हुआ, इसके मतलब एक न्यूज छपी थी, अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। वो एडिटोरियल था, एक्चुअल में वो एडिटोरियल था जिसमें बोला गया था कि भाई यूरोपियन यूनियन से हमें कुछ सीखना चाहिए। नेचर रिस्टोरेशन लॉ वो कैसे अप्लाई कर रहे हैं उसी तरह से हमको भी अपने अडॉप्ट करना चाहिए। ये आप लोग को मैं दिखा देता हूं यहाँ पर, नहीं तो आप कहोगे कि ये ऐसे ही बोल रहा है। नेचर रिस्टोरेशन लॉ, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने नेचर रिस्टोरेशन लॉ मैंने डाला। इन केस ऑफ नेचर रिस्टोरेशन लॉ यहाँ पर 25 अक्टूबर को मैंने ये पढ़ा रखा है। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए तीसरा लाइन यहाँ पर पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट पहले तो मैंने कॉन्टेक्स्ट दे रखा है, ये वाला पढ़ेंगे तो अ कॉम्प्रिहेंसिव नेचर रिस्टोरेशन लॉ मॉडलेड आफ्टर यूरोपियन यूनियन नेचर रिस्टोरेशन लॉ इट्स इज अर्जेंटली नीडेड टू रिस्टोर इकोसिस्टम, इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का यहाँ पर जिक्र है। यहाँ पर देखिए नीचे भी है, कितना बार मैंने ये इसको कवर कर रखा है। ठीक है, अब कैसे इसको बताया जाए, तो 13वें का ये 30 का जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। और वह हालांकि ये जो नीचे वाले हैं ये सब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, तो वो आपके रिस्टोरेशन से संबंधित और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ये आसान सा सवाल था, फिर भी मैंने इसका यहाँ पर पढ़ा रखा था। और यहाँ पर देखिए ये स्टार रेटिंग सिस्टम देखिए, 3 मैंने स्टार दे रखे हैं। 3 स्टार मैं किस केस में देता हूँ ये मैंने आपको अभी कुछ ही समय पहले भी बता दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि ये जो रूल है ये कहाँ पे दे रखा है, डीपीएसपी में दे रखा है, फंडामेंटल राइट में, या फंडामेंटल ड्यूटी में, किस में दे रखा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो पूछ रहा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, ये किस में दे रखा है। ठीक है, तो ये इसको अगर हम लोग सर्च करना है तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी मैं सर्च करूंगा। अभी मैं देखना सर्च करता हूं सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। ठीक है, और मुझे यहां पर क्या मिलेगा, देखो आर्टिकल 50। ठीक है, आर्टिकल 50 जो है डीपीएसपी से रिलेटेड, ये क्या बोल रहा है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी सही है भाई, दे रखा है एकदम, यहां पर भी मैंने पढ़ा रखा है। पॉलिटी का आसान सवाल है। स्टेटमेंट नंबर 3 को अगर आप देखेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज। ठीक है, तो फैक्ट्रीज में ये जो है इनका प्रोहिबिशन है, बच्चों का जो है
वो कार्य करने का आपको मना है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन इसने हम लोगों ने इसको कहाँ पढ़ रखा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर मैं यहाँ पर चाइल्ड लेबर सर्च करता हूँ और जाता हूँ किसमें, सेकेंड न्यूज़ में, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने 4 स्टार रेटिंग दे रखी है, ठीक है। 4 स्टार रेटिंग मैं कब देता हूँ ये आपको पता है? जब एकदम कंफर्म होता है, लगभग कंफर्म होता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आने वाला है, तब जाके मैं 4 स्टार रेटिंग देता हूँ। आपको लगेगा कि मैंने यहाँ पर एडिट भी तो कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने एडिट किया होता तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ एडिट का ऑप्शन आ जाता है कि हाँ भाई मैंने एडिट किया है, लेकिन मैंने एडिट नहीं किया है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 20 फरवरी को मैंने ये डाल रख के बता रखा था, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे सोशल जस्टिस का ये टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं, ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी आ जाएगा, हाँ यहाँ पर देखिए आर्टिकल 24, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर जो है आपका फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 24 में दिया हुआ है। तो इस वजह से जो है ऑप्शन ये तीसरा भी सही है। और जब तीसरा सही है, पहला सही है, तो ये 90% चांस है कि दूसरा वाला भी सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये ज्यादातर करते क्या है ना, तीनों का अगर या तो ये 2 को इंटरचेंज करते हैं तो या तो 1 सही होगा या तो 3 सही होगा, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि एक ये छोटा सा ट्रिक है जो क्वेश्चन सेट करता है, वो ट्राई करता है, वो कहीं और से जाके तीसरा ऑप्शन नहीं ढूंढेगा, इन्हीं तीनों ऑप्शन को इंटरचेंज करता है। और एक को अलग अकेले इंटरचेंज किया नहीं जा सकता, अगर या तो तीनों सही होंगे या तो 1 सही होता है। ज्यादातर क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में यही होता है। और जब 2 सही है तो इसका अर्थ ये है कि तीसरा वाला भी जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही ही होगा, और वो लगभग सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज है भाई हमारी कि हमारा जो भी कल्चर है उसको हमें बचा के रखना चाहिए, हमारी ड्यूटी है। लेकिन ये 35 का जो सी ऑप्शन है ये सही है, और इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। अगर किसी ने भी क्वालिटी के आसान क्वेश्चन भी देखे होंगे तो वो कर पाएगा यहाँ से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, और पूछ क्या रहा है कि बताइए इसमें से कौन कौन सा सही है, ठीक है। इसके लिए मैं सिर्फ सर्च करूंगा आर्टिकल 361। हालांकि आपको आर्टिकल 361 क्या कहता है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैं सर्च कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे पकड़ना मुझे आसान हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं, क्या बोलता है स्टेटमेंट 1, किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रति निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है। और ये दे भी रखा है यहाँ पर, ठीक है, सही है ये। अभी मैं दिखाता हूं, प्रोवाइड प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट परफॉर्म इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, ठीक है। 361 का जो क्लॉज 1 है वो यही तो बोलता है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, राज्यपाल के विरुद्ध अब उसकी पदावधि के दौरान कोई दांडिक कार्यवाही स्थगित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी, ठीक है, ये भी सही है। अभी मैं दिखाता हूँ, कुछ दिन पहले ये केस हुआ था, ठीक है। उसको एक गवर्नर है पता नहीं किस स्टेट के, उनके ऊपर ये लगा था कि उन्होंने किसी महिला के साथ गलत दुष्कर्म किया है और उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इसको रोक दिया क्योंकि वो गवर्नर है, ठीक है। इसी वजह से ये केस न्यूज में था और उसी वजह से इसने इस ऑप्शन को डाल रखा है, ये जहां तक मेरा भी अनुमान है, ठीक है। और यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 स्टार भी दे रखा है, ठीक है। स्टार का वैल्यू मैं कैसे दिखा रहा हूँ ये आप लोग भी यहाँ पर समझ के रखेंगे। जो मैंने अभी बताया ना वही सारी चीजें यहाँ पर लिख रखी हैं। सी कंटेंट दैट दिस इम्यूनिटी, जो उसको इम्यूनिटी मिली है गवर्नर को, उसी के चलते उसके ऊपर केस ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब दूसरा वाला भी ऑप्शन ये सही है। अब तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही है या नहीं, इसके लिए अब चलते हैं, हम लोग सर्च करते हैं आर्टिकल 194, ठीक है। आपको मैंने फिर से बता रहा हूँ, सारे आर्टिकल आपको याद नहीं रखने हैं, ये मेरा सर्च करने का तरीका है ताकि मैं आसानी से उस न्यूज तक पहुंच पाऊं, ठीक है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है वो है इससे रिलेटेड। आर्टिकल 194 देखिए क्या बोलता है, इंपावर स्टेट एमएलए, ठीक है, एमएलए टू एंजॉय सिमिलर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी एज एमपीज इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डिबेट विद इन द लेजिस्लेचर, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि तीनों ऑप्शन सही है, और ये जब तीनों ऑप्शन सही है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये होगा डी ऑप्शन, ठीक है। पूरा का पूरा मैं मिलाते हुए चल रहा हूँ, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं बी मिस्टेक की तरफ, ठीक है। बी मिस्टेक क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, बी मिस्टेक अगर मैं यहाँ पर देखिए, यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देशों से मिलकर बना हुआ एक क्षेत्रीय संगठन है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है।
सर्च बिमस्टेक, ठीक है। मैं बिमस्टेक सर्च करता हूँ और पहले रिजल्ट पे मैं जाता हूँ, ठीक है। पहला रिजल्ट अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बिमस्टेक इज द लीडर समिटिंग लीडर ऑफ बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। ये गिनेंगे तो आप 7 ही कंट्रीज होंगे, ठीक है। 7 कंट्रीज होंगे और ये हो गया आपका सही, पहला ऑप्शन हो गया सही। और जैसे ही पहला ऑप्शन सही होगा, मैं यहाँ पर एक और भी ट्रिक लगाऊंगा। अभी मैं इसका आंसर 2 तरीके से लाके दिखा रहा हूँ। ऑप्शन 4 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऑप्शन 4 में अगर आप जाएंगे तो बिमस्टेक से रिलेटेड जो हमारा ये दिया हुआ है, बाय अपग्रेडिंग टू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया इज रीइंफोर्सिंग इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इनहेंसिंग कोऑपरेशन विद इंडो स्पेसिफिक पोजीशन इटसेल्फ एज अ की प्लेयर इन द रीजनल स्टेबिलिटी। इसमें कहीं भी आपको पर्यटन से रिलेटेड इसको काम नहीं दिया गया, यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है। इस वजह से ये जो 4th ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। और जैसे 4 गलत होगा तो ये सी ऑप्शन जो है वो भी बाहर हो जाएगा। और दोस्तों 42 नंबर का क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसका अगर आप एक भी आंसर जानते हैं ना तो कंफर्म आंसर तक पहुंचा जा सकता है। वो ट्रिक है एक छोटा सा, मैं ये बता देता हूं, ठीक है। देखिए आपको क्या करना होगा ना, एग्जामिनर के माइंड सेट से आपको क्वेश्चन के बारे में सोचना होगा, ठीक है। कि अगर आप होते तो इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करते, कैसा ऑप्शन बनाते, ठीक है। ये भी चीजें मैटर करती हैं। फिर आप सिर्फ आप पढ़ करके आप सोचे कि सब एग्जाम क्वालिफाई कर लें तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना भी सोचना होगा कि किस तरह से ऑप्शन को फ्रेम किया गया है। सिर्फ ऑप्शन को फ्रेमिंग के तरीके से मैं यहाँ पर सही क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकता हूँ, ठीक है। पहला आपको पता है, मैंने ये पता लगा लिया कि सही है, पहला सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए, सी और डी यानी कि 2 और 3 में से कोई ना कोई एक तो गलत है, ठीक है। 2 और 3 में से कोई ना कोई एक तो गलत है, जिसके वजह से ये बी ऑप्शन जो है वो गलत हो रहा है। ये मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं, ठीक है। चौथे का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया था। अभी जब आप यहां पर देखेंगे तो यहां का जो ऑप्शन है डी ऑप्शन मुझे थोड़ा सा खटक रहा है। क्यों खटक रहा है? क्योंकि आप यहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 स्टेटमेंट से अगर 2-2 का ग्रुप बनाना हो तो आप टोटल 4 या 12 तरीके से ऑप्शन फ्रेमिंग कर सकते हैं। मतलब कि आप जब ऑप्शन फ्रेमिंग कर रहे थे, ऑप्शन दे रहे थे, ठीक है, तो जब आप रॉन्ग आंसर डाल रहे थे तो आपके पास ऐसी कौन सी उपपत्ति आ गई कि आपको एक ऑप्शन की तरफ जाना पड़ा। या तो आप 3 ऑप्शन पे भी जा सकते थे, 3 स्टेटमेंट का आप एक ऑप्शन बना सकते थे, ठीक है। लेकिन आपने वो नहीं किया, ऑल वाला भी नहीं डाला आपने, लेकिन आप पीछे गए और पीछे से आपने सिर्फ एक क्वेश्चन को ही आपने सही आंसर चुन लिया। इसका कारण यही है कि ये डी वाला ही सही होगा। क्योंकि अभी मैं इसको और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए 4 क्वेश्चन के 2-2 पेयर बनाने हो तो एग्जामिनर के पास अवेलेबल ऑप्शन थे, 3 ही तो उसने बनाए थे, बाकी 9 ऑप्शन उसके पास थे। वो 9 चाहता तो आराम से डाल के अपना जो है बना सकता था नेक्स्ट डी वाला ऑप्शन जो है वो 2 का पेयर में, या और उसको हाई करना होता, अगर तीनों सही करना होता या चारों सही करना होता तो वो 3-3 का ग्रुपिंग दे देता। लेकिन वो और स्पेसिफिक जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने जो फर्स्ट ऑप्शन चुना है तो यही वाला वो सही ऑप्शन होगा, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है कि ढाका डिक्लेरेशन से नहीं हुआ था, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से हुआ था। और 1999 में नहीं, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 1997 में हुआ था, ठीक है। तो आप लोग भी अपने डेट ऑफ बर्थ से थोड़ा मैचिंग समय में जो है अगर इस तरह से चीज़ें याद रखेंगे तो आसानी रहती है कि भाई मेरे डेट ऑफ बर्थ के समय क्या क्या बना था, तो आपको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ हर चीज़ आप लोग रट के अपने माइंड में नहीं याद रख सकते हैं, ठीक है। उसको रिलेटेबल बनाइए, ठीक है। ऑप्शन क्यों ऐसा फ्रेम किया गया है ये भी सोचिए, ठीक है। तो 42 नंबर ऑप्शन का जो क्वेश्चन है इस वजह से हम डी पर पहुंचेंगे। सिर्फ यही नहीं, एक क्वेश्चन और भी है इस टाइप का जिसका सिर्फ डी वाला में ही ऑप्शन सही है, या फिर ये कहें कि केवल 1 वाला ही सही। बाकी अगर आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे तो ये आपके लिए सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये उतना टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में चलते हैं। गांधी पीस प्राइज के बारे में पूछा जा रहा है। जूरी मेंबर इसमें कौन कौन होते हैं, तो इसका आप लोग को पता है कि इसमें दे रखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ओपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। अभी इसको भी ट्रिक से किया जा सकता है, लेकिन मैं इससे पहले आपको इसका आंसर प्रूफ दिखा देता हूं, ठीक है। अभी इसमें आप जाएंगे सर्च करेंगे
तो आपको 6 दिसंबर 2024 को हर साल ये दिया जाता है प्राइज, तो उसी समय ये न्यूज़ में रहा था, इसको हमने कवर भी किया था। तो इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि पीस प्राइज डिसबर्समेंट, यहाँ पर जूरी मेंबर ऑफ द गांधी पीस प्राइज, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, सीजे वही उसके चेयरपर्सन होते हैं, सीजेआई होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, 2 अदर मेंबर्स होते हैं, इमिनेंट मेंबर, मतलब वो चुने हुए कुछ चुनिंदा लोग हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के, उनको चुन किया लेकर के और ये इसका जूरी मेंबर बनाया जाता है कि भाई किसको देना है प्राइज वगैरह, ठीक है। इसमें कहीं भी आप पाएंगे तो आपको ये नहीं दिखेगा, कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं दिखा तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है। तो इसके वजह से ये 43 का जो है ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एकदम टोटल मैच का मैच हो गया, ठीक है। अभी आपको पता है, मैंने ऊपर भी बताया, सिर्फ 499 में आप टोटल 24 करंट अफेयर्स पीडीएफ पूरे 12 महीने तक, यानी कि टोटल 24 करंट अफेयर पीडीएफ, प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग आपको मिलता जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ 499 में पूरे 12 महीनों के लिए। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका मात्र ₹1.33 के हिसाब से पर डे का पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है और ये जो सेट है डी का उसका 44 नंबर क्वेश्चन है। ये गगन के बारे में पूछा गया है। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जिसको गगन बोला जाता है, यूज एज अ सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशन टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, किसके लिए ये दिया जाता है, इट्स प्रोवाइड डिजिग्नेटेड टू प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। ये तो बात सही है भाई गगन है। मैं यहाँ पर अगर सर्च करता हूँ, आप कहेंगे कि मैं सिर्फ अपने मुंह से बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सिर्फ यहाँ गगन सर्च करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एडिशनल एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी डीआरडीओ ने यहाँ पर अभी लॉन्च किया है, ठीक है, गगन का यूज करके सुखोई MKI-30 एयरक्राफ्ट, उसमें एकदम प्रिसीजन गाइडेड, यहाँ पर देखिए गाइडेंस का प्रयोग किया गया। तो ये सारी एक्यूरेसी बेस्ड चीजें तो है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक चीज और देखिए, यहाँ पर मोर्थ के बारे में मैंने पढ़ा रखा है, GIS बेस्ड, ये टोल सिस्टम कलेक्ट करने वाली चीज है, ठीक है, उसमें भी इसका यूज हो सकता है गगन का। इट विल अलाउ मोर इन्फॉर्म एंड हाई क्वालिटी ऑफ एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, उसमें भी हो सकता है। इट अवेलेबल ओनली इन बेनिफिट ऑफ द एविएशन बट नॉट इन अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्यों नहीं हो सकता भाई अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया डीआरडीओ ने ये जो MKI वहाँ पे लॉन्च किया है उसमें भी यूज हो रहा है, ठीक है। जिस बेस्ड ये टोल मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें भी यूज हो रहा है, सिर्फ एविएशन में थोड़ी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब पढ़ा रखा है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। आपको थोड़ा सा भी गगनयान क्या है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। यहाँ सारी चीजें मैं डिस्कस तो नहीं कर सकता। यहाँ पर देखेंगे तो आप टोल बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, तो यहाँ पर सिर्फ एविएशन वाला कैसे हो सकता है, तो तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। और सी क्यों नहीं सही है, उसका ऑप्शन यहाँ पर डीआरडीओ, यहाँ पर देखेंगे तो नाविक जो हमारा ये सैटेलाइट सिस्टम है उसके वजह उसमें भी यूज होता है ये गगन वाला जो चीज है, तो उसके वजह से ये सिर्फ दूसरा ऑप्शन है वो भी सही है, तो इसलिए सी नहीं हो सकता। तो 1 और 2 ही सही होगा। यहाँ पे सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग देख सकते हैं। आप उस हर चीज खोल के दिखाना मुझे, चलिए यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये फास्टैग में भी यूज हो रहा है, फास्टैग टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर नेशनल हाईवे और ये सारे दोनों ने मिल करके इसको डेवलप किया है। RFID के बारे में मैंने कितनी बार पढ़ा रखा है ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब मेरी एनर्जी खत्म हो रही है धीरे धीरे बोलते बोलते। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसका तो 19 है सेक्शन डी का, ये 45 नंबर क्वेश्चन है। AI समिट के बारे में पूछा गया। अभी सिर्फ मैं AI समिट सर्च करता हूँ, आप लोग कहेंगे कि मैं गलत झूठ बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं AI सेक्शन समिट यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर जाएंगे, ये आ गया AI, ये 10/11 के करीब में हुआ था, 10-11 फरवरी में। देखिए यहाँ पर लिखा भी है फरवरी में जो हुआ था, को चेयर्ड बाई इंडिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए एकदम डिट्टो, को चेयर्ड बाई इंडिया, को चेयर्ड। अब क्या चाहिए, एकदम मैच कर गया। इवेंट बिल्डेड ऑन एडवांस मेड ऑफ द बैचलर पार्क समिट एंड 2023 का जो सियोल समिट है, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अभी नीचे मैं दिखा देता हूँ आप, यहाँ पर इंडिया का जो है देखिए, यहाँ पर बैचलर समिट और ये आपका सियोल समिट, यहाँ देखिए, यहाँ शुरू का और लास्ट वाला पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिख रखा है। ये पहला ऑप्शन सही हो गया।
Along with the other country, US and UK also signed the declaration on inclusive and sustainable use of AI। ये बात तो गलत है। क्यों गलत है? अभी यहाँ पर देखेंगे, ये दोनों तो लड़ाई कर रहे हैं आपस में। अभी मैं यूरोपियन और एआई का दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे रेगुलेटरी डाइवर्जेंस में यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड चाइना हैव कन्फ्लिक्टिंग, ठीक है, आपस में इनके कन्फ्लिक्ट मतभेद है, ठीक है, एआई की पॉलिसीज को लेकर के, डीलिंग अनफेयर्ड फ्रेमवर्क। तो ये दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। इतना दुनिया को स्वर्ग कैसे बन जाएगा भाई? अगर दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी अगर ये तीनों मिलके काम करने लगे तो, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। जैसे दूसरा ऑप्शन गलत हुआ, 45 का ए सही हो जाएगा। यहां पर आप पढ़ेंगे तो लिख रखा है कि पावर ऑफ द लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड द इंडिया। क्यों भाई, इनके ऊपर क्यों नहीं लग सकता ये रूल? ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इनको मैंने पढ़ा भी रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है ये लोकपाल, ये सारा फर्स्ट एंटी करप्शन अम्बोस्डमेंट, ये सारी चीजें हैं। एंटी करप्शन का मतलब ये होता है कि भाई जो भी कहीं पकड़ा जाता है तो ये लोकपाल जो है उसकी कार्रवाई के लिए कहीं भी इन पे कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, इतना समझिए बस। क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो अगर गवर्नमेंट ही ऐसा काम करेगी तो आप सोचिए सारी चीजें तो गवर्नमेंट के ही अंडर में है, तो कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो गवर्नमेंट से बाहर होना चाहिए, जो इन सारी चीजों की जांच करे। ठीक है, इसलिए ये लोकपाल वगैरह का जो सिस्टम है, लोकपाल और लोकायुक्त का जो सिस्टम है, ये लाया गया। ठीक है, इसके जो कंपोजिशन में आप चेयरपर्सन देखेंगे तो ये दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इसके चेयरपर्सन होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर आपसे देख सकते हैं। इसी में से मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर लगा रखा है कि कंपोजिशन में चेयरपर्सन, सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट जजेस, इमिनेंट पर्सन, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो सीजेआई ही हो। इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन को छोड़िए, चौथा ऑप्शन में बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनके ऊपर नहीं चल सकता, जबकि हमने ये पढ़ रखा है। यहां पर देखेंगे मैंने स्क्रीनशॉट लेके, कवर्स केसेस इन्वॉल्विंग पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर विद सम एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन है लेकिन कर सकता है ना। तो ये जो चौथा ऑप्शन भी है ये भी गलत है। बाकी बचा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि द चेयरपर्सन और द मेंबर शैल नॉट बी अ person or less than 45 years of the age of the date of the assuming office of the chairperson or member as a case may be। ठीक है, ये 45 नंबर का आंसर जो है, यहां पर ये वाला जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा हमको हार्ड बना रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, हार्ड बना रहा है। इसके चलते क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ए मारिए या डी मारिए। हालांकि ऑप्शन सही ए है और कोई होता तो ए ही मारेगा। क्यों मारेगा, अभी इसका मैं कारण बताता हूं। देखिए, अभी मैं ऊपर बताया कि 4 ऑप्शन है, ठीक है, उसको गलत ऑप्शन बनाने हैं तो 1, 3, 4 में से कोई भी एक को उठा करके और ये डी वाला ऑप्शन बनाया जा सकता था। ठीक है, डी वाला ऑप्शन बनाया जा सकता था, लेकिन इसने यहां पर डाल दिया कि नन ऑफ द एबव। ये क्यों डालने की जरूरत पड़ी इसे? पहली चीज तो ये हो गया, इतना लिखने की इसको जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये कि अगर इसको 2-2 का ही पेयर में बनाना था आंसर, ठीक है, गलत आंसर, गलत स्टेटमेंट, तो ये चाहता तो इसके पास अभी टोटल 10 पेयर थे और वो 10 पेयर में ही से उसको चुनना चाहिए, क्योंकि उसी को ही वो बेस मान के चल रहा है। लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसने सिर्फ एक ऑप्शन 3 को ऐसा चुना है जो ए वाला है। ठीक है, ए ऑप्शन में दिया है, इसलिए वो ही सही होगा। ठीक है, तो ये वाला ट्रिक आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, ये 50-50 में लगता है और 90% केसेस में ये सही होता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है। इस टाइप के जब क्वेश्चन हो तो आप वो समझ जाइए कि जब एक ही लीक के आंसर में से हट के और बहुत दूर जाकर के एक नया ऑप्शन डाल दिया जाता है तो हमेशा ही वही सही होता है, वरना उसे और भी गलत ऑप्शन बनाने के कई तरीके थे उसी ग्रुप में, जिस ग्रुप में वो अदर ऑप्शन को फिट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में अगर आप लोग आएंगे तो इसमें पूछ रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी को मैंने बहुत ही अच्छे से कई बार कवर कर रखा है और ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ये सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का जो सही आंसर होगा, यहाँ पर लिख रखा है कि बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड बोथ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन 1। ठीक है, 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए ये सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है, यहाँ पर गोवर्धन वाला हो गया या सिटीज पोल्यूशन वाले में,
ये सब में मैंने 3-3 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, 3-3 स्टार दे रखे हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ ही सकते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है, सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पूछ दिया गया है और इसमें हमने कई बार इसको कवर कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड टोटल 15 यहाँ पर आर्टिकल हैं जिनको हमने कवर कर रखा है पिछले मात्र 10 महीनों में। ठीक है, तो लगभग हर महीने ये न्यूज़ में ही था, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी का 59 का अभी देखिए, मेरे पास इतना एनर्जी नहीं है कि हर जा करके यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर प्रूफ के तौर पे सब कुछ दिख रहा है सामने, और ये कोई ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा है, एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछा है, तो इसको आप लोग कर सकते थे। ठीक है, ये 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 22 नंबर में निम्नलिखित कदमों पर विचार किया, भारत में खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित है। ये बात तो सही है भाई। एमएसपी अगर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, एमएसपी अगर मैं सर्च करता हूँ, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, तो 2, 2, 4 और 1, 5, ठीक है, यहाँ पे आ गए। ये हमारा हो गया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एमएसपी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए लिख रखा है कोलैबोरेशन के बारे में, यहाँ पर पढ़ेंगे, इंडिया हैज ज्वाइनेड द ग्लोबल पार्टनरशिप लाइक यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, और ये बहुत समय से चर्चा में भी था। तो ठीक है, पहला तो सही हो गया भाई, पहला सही हो गया। जैसे पहला सही हुआ, बी गलत हो गया। ठीक है, दूसरा में आते हैं, भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में संसाधन संपन्न है। भाई इतना अमीर नहीं हो गए हम कि सभी हमारे पास, चाइना के पास भी शायद 30 के 30 नहीं है, तो हमारे पास कहाँ से होंगे, और हमारे पास होता तो हमारा ईवी सेक्टर या ये टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक वाले सेक्टर जो है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का बोले जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसमें हम इतना पीछे नहीं होते। और ये एकदम फोकस मतलब एकदम आसान स्टेटमेंट है जिसके वजह से आंसर पकड़ा जा रहा है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। जैसे दूसरा ऑप्शन गलत हो गया तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है सी को चुनने का, और इस तरह से सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 24 में मैंने 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, हालांकि इसको हमने पूरा नहीं पढ़ा है, इसलिए मैंने इसको 2 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन ही मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप देखिए लेक तंगानिका, ये जो भी दिया है फर्स्ट ऑप्शन, इसके बारे में हमने पढ़ा है, और जिसकी वजह से ये डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, जिसको मैं गिनूंगा नहीं कि ये हमने पढ़ रखा है, क्योंकि ये पटोस लगून और ये लेक टोनले सैप, इसके बारे में हम लोगों ने लेक के बारे में इतना डिटेलिंग में नहीं पढ़ना है। देखिए अब इसमें दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी लेक आ रहा है उसके बारे में पढ़ते जाएं। दुनिया भर में हजारों लेक हैं, तो आप उसी के नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, ये करंट अफेयर्स कोचिंग वाले ये यही करते हैं, उनको दिखाना होता है, बस पढ़ना तो होता नहीं है और ना ही याद करना होता है। उनको बस मैच करा देना है कंप्यूटर में लेके, जैसे मैं करा रहा हूँ कि भाई देखिए यहाँ से ये आया है, यहाँ से ये आया है। अब अगली बार से यही करते हैं, लेक के बारे में कुछ भी पूछे तो वो सब कुछ आता है न्यूज़ में, तो वो सब कुछ उसमें डाल देते हैं, पढ़ते रहो। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है, ये क्वेश्चन टफ है, इसको छोड़िए। ठीक है, आता है तो करिए, वरना छोड़ दीजिए, उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना कि मास्टरिंग कर रहे हैं लेक के बारे में, लेक का। ठीक है, डी ऑप्शन तो गलत हो गया, बाकी यहाँ से आप लोग कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे। 24 नंबर क्वेश्चन का, इसको मैं गिन नहीं रहा हूँ, नीचे वाला क्वेश्चन जो 64 नंबर है इसको मैं काउंट करूंगा। क्यों? क्योंकि हमने टर्मरिक बोर्ड के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ टर्मरिक, अप्रैल 2025 में हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर टर्मरिक के बारे में आप जाएंगे तो इंडिया के बारे में सब कुछ दे रखा है। ये जो दोनों ऑप्शन है, ये तीनों यहाँ पर दे रखा है। मेजर प्रोड्यूसर महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, वही एकदम ऑप्शन ही छाप दिया है पूरा। ठीक है, 20 से ज्यादा स्टेट हैं, ये भी हो गया कंफर्म, मतलब है। तो तीसरा ऑप्शन तो सही हो गया। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द टर्मरिक इन द वर्ल्ड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी सही होगा। यहां पर मैं दिखाता हूं आपको, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द टर्मरिक ग्लोबली। यहां पर देखिए दे रखा है, तो ये भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, तीसरा भी सही हो गया। तो 64 का सी सही होगा, मतलब जिसमें भी तीनों ऑप्शन दिए होंगे वो ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, 60 का हो गया। 65 के बारे में अभी चलते हैं। 70 क्वेश्चन नंबर है हमारा, 25 नंबर है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में पूछा जा रहा है। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर गोकुल सर्च करता हूँ। ठीक है, देखिए ऑप्शन तो दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने पढ़ रखा है। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ ब्रीड हैज गॉन part of the India's agenda and initiative like National Gokul Mission focusing on the promoting indigenous cattle। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडिजीनियस एनिमल्स की, कैटल या एनिमल जो भी बोले, वही चीज की बात हो रही है।
अभी यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। देखिए ये वाला इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर देखेंगे 37 और 13 बफैलो हैं, ये सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल साहिवाल, गिर, रेड, सिंधी, तारपकार एंड राथी, ये सारे चीज़ों को बचाने के लिए ये नेशनल गोकुल मिशन जो है ये चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो 70 का क्या हो गया आपका, सी सही होगा। अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बाकी इसने सब कुछ आसानी था। ठीक है, इसमें आप लोग देखेंगे तो दे रखा है द कंटेक्स्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट। 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, निकिल और लिथियम। हाउ मेनी ऑफ द एबव यूजुअली मेक ऑफ बैटरी कैथोड। ठीक है, तो बैटरी यूज में, कैथोड को छोड़िए बाद में साइड रखिए, बैटरी यूज में किसको किसको लिया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी में। ठीक है, तो कोबाल्ट का तो लिया जाता है, लिथियम बैटरी भी आपने सुना होगा, निकल का भी बैटरी आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो ये समझिए कि बस ये जो एलिमेंट है ये रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो इस वजह से ये वाला 3 ऑप्शन तो सही होंगे, लेकिन ग्रेफाइट के बारे में मुझे बात करनी थी। ये ग्रेफाइट की जो बैटरी होती है, ये आपने पुराने वाले सेल देखे होंगे जिसमें से हम कालिख निकलता था, वही है ग्रेफाइट सेल, और वो सिंगल चार्जेबल होता था, जो हमारे घड़ियों में यूज होता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा सिर्फ घड़ी में ही कुछ में यूज होता है, अब तो शायद वो भी बदलते चले गए। ग्रेफाइट की जो वो घड़ी होती, सॉरी सेल होता था, सेल उसमें यूज होता था। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये साइंस का क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन लॉजिकल है भाई कि ग्रेफाइट जो आपने पढ़ रखा है, तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे कि 3 ऑप्शन वाला जो होगा वो सही होगा। ठीक है, 4 वाला नहीं होगा, इसमें तो राख भरा होता है, वो दोबारा चार्जिंग ही नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब चार्ज नहीं होता है, सिंगल रिचार्जेबल होता है, यूज करो उसके बाद फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग 83 का 30 सही लगा सकते थे। बाकी तीनों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है कि हाँ भाई बैटरी इस प्रयोग में ही वो होता है। तो ये हो गया 83। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन चल रहा है। अभी देखिए 54वां क्वेश्चन, यानी कि टोटल 54 नंबर का क्वेश्चन तक पहुंच गया हूं। विद रेफरेंस टू द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ मोनोक्लोनल बॉडीज। ठीक है, मोनोक्लोनल अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, द पॉलिसी इंटेंसिव इंडिया फ्यूचरिस्टिक बायो थेरेप्यूटिक टेक्नोलॉजी एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन सच एज सेल एंड जीन थेरेपी, mRNA थेरेपी, और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में बताई जा रही है, बात की जा रही है, यहाँ पर हमने पढ़ रखा है। तो इस वजह से हम लोग जान सकते हैं कि दे आर मैन मेड प्रोटीन्स। ठीक है, मैन मेड तो है, इतना तो कंफर्म है, तो मैन मेड प्रोटीन ये वाला सही हो जाएगा। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, दे मेड स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शनिंग ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड द स्पेसिफिक एंटीजेंस। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी को बढ़ाने में ये मदद करते हैं। और आपको पता है कि हाल ही में निपाह वायरस जो है, इन सब का यूज जो है इनमें भी इसका किया जाता है। देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होते हैं उनका काम ही होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाना। ठीक है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। और निपाह वायरस में भी आपको पता है अच्छे से कि निपाह वायरस जो था उसमें हमारा जो है वहाँ पे हमें जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा उसी को ज़्यादा अच्छे से ये निपाह वायरस जो है उसको इफेक्ट करता था। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि निपाह वायरस में भी इसका यूज किया जाता था। और तीसरा ऑप्शन भी सही होगा। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी अभी कुछ समय पहले ही कि साइंस टेक वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो ज्यादा फेरबदल नहीं करते हैं, वो एकदम उन्हें साइंटिफिक रिसर्च नहीं किया होता है कि भाई यहाँ पर तो उसको गलत होने से या क्वेश्चन गलत हो जाए इस चीज से बचने के लिए वो हमेशा तीनों ऑप्शन ऐसा देते हैं कि वो मैक्सिमम क्वेश्चन में वो अगर तीनों ऑप्शन हैं इस टाइप में, जैसे 1 2 2 2 3 3, मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है या कोई नहीं, तो वो समझ जाइए कि वो डी वाला ऑप्शन ही, या ये कहिए कि सारे करेक्ट वाले होंगे या फिर सारे इनकरेक्ट वाले होंगे। वो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ठीक है, या तो एक्सट्रीम पे पहुंच जाएंगे
या फिर वो छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो इस वजह से भी हम लोग कह सकते हैं कि 88 का जो है डी सही होगा। ठीक है, 88 का डी सही होगा। अब चलते हैं 89 में, हालांकि मैंने इसको काउंट नहीं कर रखा है। 87 में देखिए मैंने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 87 में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक एक आधा आधा क्वेश्चन मान के चलिए, तब भी इसको मान लीजिए। 89 नंबर क्वेश्चन में आप आएंगे तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर। भाई इतने सारे ओशियन वाटर में नीचे वायरसेस पाए गए हैं जिनको हम लोग, और एक चीज ये है कि ओशियन को अभी हम लोगों ने 10% ही एक्सप्लोर किया है। तो आप इतनी बड़ी डिस्कवरी या इतना बड़ा स्टेटमेंट आप खुद से नहीं दे सकते कि भाई हमने जो बोल दिया वो सत्य है, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियानिक वाटर, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये भी गलत है। आपने कितने वायरस के बारे में पढ़ रखा है कि भाई आपने इतना खुल के बोल दिया कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। इतने तरह के प्रजातियां हैं, हजारों लाखों, उनमें आप ये इतना आसानी से नहीं बोल सकते। नो वायरस कैन चेंज द सर्कुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल। ठीक है, ये भी गलत है। मैंने अभी आपको बोला तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है एकदम एक्सट्रीम है, और मैंने आपको अभी पहले भी बोल रखा है कि साइंस एंड टेक में वो ज़्यादा हेरफेर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो क्वेश्चन बनाने वाले हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि भाई हम थोड़ा, उनको पता है कि भाई थोड़ा सा भी हेरफेर करेंगे तो क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि या तो वो तीनों ऑप्शन सही दें, या फिर ऐसा एक्सट्रीम ऑप्शन बनाएंगे कि एक एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो 89 का जो है तीनों गलत होंगे, ये आपको यहाँ से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 93 का आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो पूछ रहा है कि साइंस स्टडीज सजेस्ट दैट द शिफ्ट ऑफ द टेकिंग प्लेस इन अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस। ठीक है, ये पूछ रहा है कि अर्थ का जो रोटेशन है वो बदल रहा है, और इसका एक्सिस भी समय समय पे बदलता जा रहा है। ठीक है, समय समय पे नहीं, मतलब ये ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है लेकिन ये चेंजेस हो रहा है। ये स्टेटमेंट 1 है। तो क्या हमने स्टेटमेंट 1 पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप लोग सर्च करेंगे तो आप आएंगे, ये कौन सा 16 अगस्त का ये हमने न्यूज कवर कर रखा है। द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इज मेकिंग डेज लॉन्गर। ठीक है, तो डेज को लंबा कर रहा है, और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ही सिर्फ पढ़ेंगे तो कॉन्टेक्स्ट में ही इस प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। सच है भाई, ये बात सही है। रिसेंटली रिसर्च इंडिकेट दैट द क्लाइमेट चेंज इज स्लोइंग द अर्थ रोटेशन ड्यू टू मेल्टिंग पोलर आइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी लाइन में इस प्रश्न का ही पूरा आप लोग पढ़ के रोक के देख सकते हैं कि सब कुछ दिया हुआ है कि हाँ भाई ये सत्य है। दूसरी चीज पूछ रहा है स्टेटमेंट 2 में, सोलर फ्लेयर आर एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन बायोमा बम्बार्ड एंड अर्थ एस्ट्रोनॉमिकल एटमॉस्फेयर एंड ट्रेमेंडस एटॉम अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये भी दिया हुआ है, ये बात भी सही है। अगर सोलर फ्लेयर के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर कितनी बार मैंने पढ़ा रखा है सोलर फ्लेयर के बारे में, मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ। सोलर फ्लेयर के बारे में यहाँ पर इतनी सारी चीजें पड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी चीज ये कि इसका जो डायग्राम है ना वो फोटोज के फॉर्म में है, तो मुझे यहाँ पर हो सकता है वो चीज ना मिले, लेकिन हमने पढ़ा रखा है इस चीज को। ठीक है, कि बम्बार्ड, ये बहुत ही ट्रिमेंडस एनर्जी यहाँ से निकलती है, और यहाँ तक कि यहाँ से निकलने वाली जो एनर्जी है हमारे जो ये सैटेलाइट हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है कई बार, ये सही है। एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, ये भी बात सही है, इक्वेटर की तरफ ही तो आएंगे वो। ठीक है, ओशियानिक में आके वो सारे वाटर्स जो है वो इक्वेटर के तरफ आएंगे, और इसी वजह से क्या है, हमारा जो दिन है वो उसका मूवमेंट है, जो पृथ्वी का मूवमेंट है वही चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी के वजह से तो ये सारा जो स्टेटमेंट 1 में जो बोल रखा है उसी का ये एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 3। तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है वो पहले ऑप्शन को, स्टेटमेंट को कर रहा है एक्सप्लेन। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है जो कि गलत है भाई, सोलर फ्लेयर का ये रोटेशन से उतना कोई फर्क नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो दिया है बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ये वाला सही है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 93 का बी सही होगा, यही इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर मेजोरना के बारे में पूछा गया है, वन चिप
मेजोराना चिप के बारे में, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ मेजोराना चिप। हालांकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, तो हमने इसको कवर भी कर रखा था। और यहाँ पर देखिए 2 स्टार दे रखा है, मतलब इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ के जाना है। जनरल है लेकिन पढ़ के जाना है। और इसको बनाया था कितने, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। यहाँ पर देखिए इट इज़ एक्सपेक्टेड टू मेजोराना चिप विल क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो सब कुछ दिख जाएगा। पहली ऑप्शन तो सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, मेजोराना चिप वाज इंट्रोड्यूस बाय अमेजॉन वेब सर्विसेज। नहीं भाई, यहाँ पर देखो माइक्रोसॉफ्ट कहीं लिख रखा होगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये अमेजॉन वेब सर्विसेज लिख रखा है। भाई ये गलत है। यहाँ पर देखो ऊपर ही साफ साफ लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेस मेजोराना 1 क्वांटम चिप, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। और जैसे ही दूसरा गलत हुआ, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3। तीसरे को देखना ही नहीं है, लेकिन तीसरा वाला भी आपको अगर आता है तो इसको भी हमने कर रखा है। और यहाँ पे मैं सर्च करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए जो तीसरा ऑप्शन है उसको मुझे देखना है कि भाई सही है कि गलत। तो यहाँ पर देखेंगे डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। इसको भी सर्च कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर मशीन लर्निंग सर्च करता हूँ तो पहला ही आर्टिकल जिसपे मैंने 4 स्टार लगा रखा है, अगर इसको आप लोग पढ़ेंगे, 4 स्टार का मतलब ही क्या होता है ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है। 3 से ज़्यादा स्टार है तो भाई उसको आपको चाट जाना है कैसे भी करके। और ये बहुत ही कम आर्टिकल को मैं देता हूँ दिन भर में, मतलब 7-8 आर्टिकल में एक को देता हूँ, उसमें भी ये आ गया। और यहाँ पर देखेंगे तो डीप लर्निंग यहाँ पर अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, बस इतना ही आप पढ़े होंगे। तो डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन ही यहाँ पर मैच हो गया है, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वो नहीं, सॉरी डी ऑप्शन नहीं, 1 और 3 सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए 3 से 5 क्वेश्चन और हैं जिनमें 50-50 एलिमिनेशन टेक्निक लगा करके उनको यहाँ पर डाल के मैं दिखा सकता था कि देखिए यहाँ पर और भी क्वेश्चन है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग 25 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमारे करंट अफेयर्स पीडीएफ से हो रहे हैं। बाकी 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 2 एलिमिनेशन टेक्निक से यूज करके 2 ऑप्शन खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के लगभग 30 करंट अफेयर्स के जो हैं वो क्वेश्चन यहाँ से मैच हुए हैं। ये चीज़ आप लोग ने यहाँ पर देख ली। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। ये लास्ट का जो वीडियो है ये आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि मोर प्रीलिम्स क्वेश्चन मैच्ड इज नॉट इक्वल टू एक्सीलेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप मैच कराने के चक्कर में आप अपने मटेरियल को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, वो सही नहीं होता है एस्पिरेंट के लिए। आपके कोचिंग के लिए तो सही है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको उसको पढ़ना नहीं होता है, आपको बस दिखा देना है। अगली बार जब आएगा, जैसे मैंने आज दिखा दिया कि देखिए हमारे यहाँ से इतने क्वेश्चन मैच हुए हैं, तो इस बेसिस पे वो क्या करते हैं, इतना ज़्यादा लेंदी कर देते हैं मटेरियल को कि वो पढ़ने लायक नहीं होता है, सिर्फ मिलाने लायक ही हो जाता है। तो आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। हमारा जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ है उसमें आप जाएंगे देखेंगे तो 150 से कम ही पीडीएफ के पेजेस रहते हैं, और मैं उसको कंसाइज तरीके से कोशिश करता हूँ कि आपको कम से कम समय में आप उसको हैंडल कर पाएँ। और साथ ही साथ स्टार रेटिंग सिस्टम, मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ दिखाई दिया स्टार रेटिंग सिस्टम का कि क्या होता है स्टार रेटिंग सिस्टम और उसको क्यों आपको नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। स्टार रेटिंग सिस्टम को भी मैंने दिखा दिया। इस वजह से आपको गाइडेड मटेरियल यहाँ पर मिल रहा है। हालांकि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन गाइडेड मटेरियल मिल रहा है। इसके अलावा दूसरे के जो पीडीएफ हैं उसमें आपको जो आप पैसे पे करेंगे उसमें आपको 12 पेजेस से डेली आपको मिलेंगे, जिसको ना तो आप प्रिंट कर सकते हैं, अगर प्रिंट कराएंगे तो रोज 20 का रुपये आपका प्रिंट का ही लग जाएगा। साथ ही वो मैगजीन वगैरह देते नहीं है, और देंगे भी कैसे, उनका पूरा का पूरा फोकस ही रहता है वीडियो कंटेंट पे, कैसे करके अपने प्यारे प्यारे बच्चों को फंसाया जा सके और अपना कंटेंट का दीवाना बनाया जा सके। मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं, तो मुझे नहीं आते हैं, ना ही मेरे चैनल को कोई ज्वाइन करता है। आपको भी पता है कि मेरा चैनल में कहीं भी प्रमोशन भी नहीं जाता है, ठीक है। सेपरेट यहाँ पर जो है पीडीएफ वगैरह वो प्रोवाइड नहीं करते हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, या फिर किसी भी तरह का मैगजीन वगैरह, जिसकी वजह से वो मैचिंग के लिए तो सही है, लेकिन उससे आप पढ़ नहीं सकते। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। रोजाना इतने सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करवाना कि भाई उतना कोई नहीं पढ़ पाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन इतने सारे टफ आ रहे हैं, इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं लगभग 30 में से 15 क्वेश्चन आसान थे, मतलब करने लायक थे। बाकी जो 5-10 थे उनका मैंने प्रूफ तो दिखा दिया, लेकिन वो क्वेश्चन टफ थे। अगर आप उतना बारीकी से पढ़ के जाने लगे तो फिर तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 3-4 घंटे आपको लग जाएंगे उतना बारीकी से पढ़ के उसको सब कुछ याद रखने में।
और 3-4 घंटे आपके पास है नहीं, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि कॉस्ट क्या पड़ रहा है, किसी चीज को पढ़ने में हम कितना समय दे रहे हैं और आउटपुट कितना निकल रहा है। कोचिंग वाले ये सब नहीं देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट क्या निकल रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन मैच करवाने के चक्कर में जो भी पूछा गया है पीवाईक्यू में से, हालांकि वो सही है पीवाईक्यू में से, अब हर चीज का इतना डिटेलिंग वो दे देते हैं कि जो याद करने लायक नहीं होता है भाई, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को खुद से देखना पड़ेगा, और नहीं देखना है तो भाई यहाँ पे आइए, आपको गाइडेड मटेरियल मिलता है, ठीक है। स्टार रेटिंग सिस्टम का मैंने प्रूफ भी दिखा दिया। तो ये सारी चीजें हैं, सिर्फ मैचिंग के बेसिस पे मत देखिए कि क्या क्या हो रहा है। बाकी मैं अपना जल्दी वीडियो एनालिसिस भी शुरू करने वाला हूँ। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरे पास अभी कोई टीम वगैरह भी नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों का कोई सपोर्ट भी नहीं आ रहा है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग चाहें तो ये पीडीएफ का सीरीज चलता रहेगा। आप लोग पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको पूरा का पूरा मटेरियल प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग मिलता है, और दोनों को आपको साथ में ही पढ़ना होता है। लेकिन ये होता है कि भाई अभी जो प्रीलिम्स जिसका निकल गया है वो आराम से अपना मेंस वाला जो करंट अफेयर्स है उस पर फोकस कर सकता है। अब वो खोजने नहीं जाएगा कि भाई ये प्रीलिम्स का है, इसको छोड़ना है कि नहीं, इसमें मोटा मोटा देख के भागने लगे पोथी जैसा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखते हुए हमारा चैनल आप लोग ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं आपको लगता है कि वहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा सिर्फ मैचिंग क्वेश्चन दिखा देने से, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।